पूरा देश तो घूमा लेकिन मणिपुर नहीं जा पाए पीएम मोदी। सपा सांसद आदित्य यादव का भाजपा सरकार पर बड़ा हमला। बदायूं में आज सपा सांसद आदित्य यादव ने पीएम की मणिपुर यात्रा पर पूछे गए सवाल पर कहा कि पिछले 2-3 सालों से मणिपुर बुरी तरह जल रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को पूरा विश्व घूमने का समय था, लेकिन मणिपुर जाने का समय नहीं था। वहीं अब वे मणिपुर गए हैं जब देश के कई प्रदेशों में चुनाव सिर पर है। पीएम साहब को मणिपुर को बचाने के लिए काम करना चाहिए, न कि उसे राजनीति का हिस्सा बनाना चाहिए। देखिए और क्या क्या कहा सांसद आदित्य यादव ने। इस देश का एक वो हिस्सा जिसने अपने आप को अपना देश का अभिन्न अंग माना, वो लगातार 2 साल से ज़्यादा से जलता रहा। वहाँ के लोगों की जेनोसाइड की स्थिति बनी, लोगों की मौत हुई, डिसलोकेट हुए। उसके बावजूद मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी के पास पूरे देश में घूमने का समय था, लेकिन मणिपुर जाने का नहीं था। पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों ने इस बात को उठाया कि क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाते हैं। स्थिति ये बनती थी कि जब हम लोग पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री को सुनते थे, 2-2 घंटे का उनका भाषण होता था पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन 1 मिनट भी मणिपुर का नाम नहीं लेते थे। 2 सांसद मणिपुर से आते हैं जो विपक्ष में हैं, वो दोनों सांसद मणिपुर के लिए जब अपनी गुहार लगाते थे तो स्थिति ये होती थी कि सत्ता पक्ष उनको अपनी बात नहीं रखने देता था। तो आज मणिपुर जाके क्या सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, या वाकई में सरकार और प्रधानमंत्री जी की मंशा है मणिपुर की मदद करने की? अगर मदद करने की मंशा है तो शीघ्र ही इसके ऊपर काम करें। एक अच्छा ताना बाना बुनकर मणिपुर को इस गर्त से निकालने का काम करें, क्योंकि मणिपुर ने पिछले 2-2.5 साल में जो खोया है उससे मणिपुर बहुत पीछे जा चुका है। उसको एक बार फिर आगे लाने की ज़रूरत है। उसके लिए सरकार को एक बड़ी योजना बनाने का काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का। सांसद जी आज हिंदी दिवस है। नेताजी के अपने कार्यकाल में बहुत हिंदी के लिए कार्य किया, आप कैसे देखते हैं आज? देखिए, हिंदी दिवस को हम सभी को एकजुटता होकर मनाना चाहिए, और हिंदी दिवस ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हिंदी भाषी बनने के साथ साथ हमारी सभ्यता को भी दर्शाने का काम हिंदी भाषा है। वहीं जब नेपाल और बांग्लादेश की घटनाओं को किस तरह बगावत की देखते हैं, क्या ये हिंदुस्तान में भी ऐसा कहीं कुछ आशंका रखती है? नहीं, मैं मानता हूँ लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ हमारे देश के अंदर जो लोगों की भावनाएं हैं उसको समझते हुए मैं ये समझता हूँ कि हमारे देश का जो युवा भी है, युवा वर्ग कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं वंचित है जो सरकार की योजनाएं उनसे, लेकिन कहीं भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। देश के अंदर तमाम मुद्दे हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं पूरी पार्टियों के लिए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो एजेंडा बनाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से वोट चोरी को लेके बनाया जा रहा है। क्या लगता है आपको वोट चोरी का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि देश में तमाम अन्य मुद्दे हैं? 17 तारीख को राहुल गांधी फिर एक ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारे देश को हर बड़ा नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले से भाषण देते हैं तो इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, और आज जब उसी लोकतंत्र के ऊपर और उसी लोकतंत्र की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के ऊपर अगर सवाल उठ रहा है वोट चोरी को लेकर, तो क्यों वो संस्था इससे भाग रही है? सीधे जवाब नहीं दे रही, पहली बात। दूसरी बात, अगर वोट चोरी हो रही है तो आप खुद देखिए कितने नाटकीय ढंग से वोटों को काटा जाना, वोटों को कई जगह पे बढ़ाया जाना। और हमने तो ये खुद भी देखा है, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 14,000 से ज़्यादा दस्तावेज इकट्ठे करके चुनाव आयोग को भेजने का काम, हम लोगों ने उनको बाय पोस्ट भी भेजा, बाय मेल भी भेजा, और उसके बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात से मुकर गया। आप सोचिए। और मुझे तो शौक इस बात का लगता है कि जब इतनी बड़ी संस्था चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसके चुनाव आयुक्त आके स्पष्टीकरण देते हैं, तो जो अधिकारी वहां बैठता है उसको पूरी तरीके से फेवरलेस होके जो स्पष्टीकरण है वो स्पष्ट सरकार को ना देके जनता को देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयुक्त ने अपनी बातों को रखा, इतने नाटकीय ढंग से रखा कि हम लोगों को तो बड़ा दुख हुआ ये देखकर कि इतनी शीर्ष संस्था का अगर एक IAS ऑफिसर इस तरीके की बातें और इस तरीके के तर्क रख सकता है, तो इस देश को हम किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं? आज जहां वोट चोरी की बात हो रही है, 60 लाख से ज़्यादा वोट
बिहार के अंदर काटे जा चुके हैं पलायन के नाम पे, वो लोगों के खत्म होने के नाम पे, और वो सब लोग जिंदा है, उनको लाके कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करने का काम हम लोगों ने करके दिखा दिया। तो ये तो सीधे तौर पे बेईमानी और वोट चोरी हो रही है देश के अंदर। इसको हम लोग लड़ने के लिए अभी समाजवादी पार्टी ने बूथ लेवल एजेंट्स भी हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत ही जल्द बदायूं के अंदर भी आपको देखेगा, हर विधानसभा के अंदर हम लोग अपने बूथ लेवल एजेंट्स खुद भी बनाने का काम कर रहे हैं। सांसद जी, विपक्ष पे आरोप है कि बीजेपी सरकार हटाने के लिए, चाहे वो अमेरिका से जॉर्ज सोरोस हो, इस तरह के लोग जो फंडिंग कर रहे हैं, वो चाहे वोट चोरी के नाम पे हो, चाहे किसान आंदोलन के नाम पे हो, देश में ऐसी स्थितियां पैदा करने के लिए कि जिसे विद्रोह कहा जा सके, जैसा नेपाल में हुआ, जैसा बांग्लादेश में हुआ, तमाम देशों में हुआ, ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए विपक्ष को मोहरा बना रही है, विदेश से फंडिंग हो रही है। इसमें आप क्या कहेंगे? ये सरकार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्री जी मोस्ट पावरफुल तो नहीं, सेकंड मोस्ट पावरफुल तो कही जा सकते हैं देश की राजनीति के अंदर। क्यों नहीं वो इन सब चीजों के ऊपर जो जॉर्ज सोरोस की बातें हो रही हैं, जो फंडिंग की बातें हो रही हैं, क्यों नहीं उसको ट्रैक कर लेते हैं? उनकी संस्थाओं को तो ईडी जिस तरीके से जितना मुखर होकर नेताओं के ऊपर, विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई करती है, उतना ही मुखर होकर जरा इन सब की भी जांच कर ले कि ये पैसा फंडिंग कहाँ से, सरकार उनकी है। तो ये सारी बातें सिर्फ हम लोगों को जो अहम मुद्दे, जैसे वोट चोरी हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर उठाना चाहा तो उसको भ्रमित करने के लिए समय समय पे, तो ये जितने भी कुछ सांसद हैं जो समय समय पे पार्लियामेंट पे ऐसे लोगों का, व्यक्तियों का नाम लेते हैं जिनका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, बिल्कुल निराधार बातें करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ और सिर्फ जनता को डिविएट और डाइवर्ट करने के लिए सांसद बन के लोकसभा में हैं। और उनको भारतीय जनता पार्टी प्रमोट भी इसीलिए करती है क्योंकि वो समय समय पे एज अ डिविएटर एंड अ डाइवर्टर उनके लिए काम कर सकें, इसीलिए सिर्फ उनको सांसद भी बना के रखें। सांसद जी, बदायूं की समस्याओं की मुख्य रूप नहीं, बिल्कुल हमने बदायूं को जो जगह सबसे महत्वपूर्ण है लालपुर और शहीद भगत सिंह चौक जी, जहाँ ट्रैफिक ज्यादा है और मतलब पूरी परेशानी। इसके लिए एक तो जरूरत थी बदायूं में मलगांव से लेके मजिया तक सड़क बनने जी, इसमें कोई ध्यान नहीं जा रहा किसी का। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं ये हम लोग के संज्ञान में आई। मैंने इसके लिए इस बार 1992 का महाबदायूं प्लान अब तक फाइल में पड़ा हुआ है जी, आखिर कब निकलेगा वो? देखिए ये सारी समस्याएं बहुत सारी हैं। हम लोग जहाँ पे बात हम लोगों को विकास की करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, जहाँ पे हमें कम से कम चिकित्सा की आम सुविधा जनता को दी जा सके, शिक्षा की हम लोग सुविधा दे सके, ऐसी सुविधाएं ना दे करके हम लोग अन्य चीज़ों के ऊपर सरकार का और शासन का ध्यान रहता है, तो वहाँ निश्चित तौर पे बदायूं का या अन्य जिले का जो विकास है वो रुकने का हो जाती है स्थिति। वहीं पे मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी समय पे मुझे मौका मिला है, लोकसभा हो या लोकसभा के बाहर भी हो, अपने दायरे में रहते हुए जब जब मुझे मौका मिलता है मंत्रियों से मिलना हो, उन सभी को मैं विकास कार्य यहाँ पे जो होने उनकी सूची देने का काम करता हूँ। और आपने अपने माध्यम से आज मुझे ये सारी बातें बताई जो मेरे भी पहले विषय मेरे आया था, इनको मैंने अभी जो सेशन निकला है उसमें भी मैंने संबंधित मंत्री को रखने का काम किया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम फिर से मिलकर उनसे ये आग्रह जरूर करेंगे कि जो जाम की वाकई में स्थिति बनी हुई है, जाम और सड़कें अंडरपास किया, मैंने उसके बारे में भी कहा कि वहाँ पे अंडरपास बन जाएगा। वहाँ पे देखिए अंडरपास होने से दिक्कत ये है कि वहाँ पे से किसान ट्रैक्टरों में अपना माल लेके निकलते हैं, अपनी उपज लेके निकलते हैं। अंडरपास होने की वजह से वहाँ पे समस्या उन लोगों को आएगी, वो ट्रैक्टर वहीं फंसेंगे। इसीलिए मैंने ये बात भी संबंधित मंत्री जी को इस सेशन में मैंने सूची दी कि इसको अंडरपास रोक के इसको किसी तरीके से या तो फ्लाईओवर में तब्दील किया जाए या इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल के सरकार सामने दे। मुझे लगता है फ्लाईओवर ही सबसे बेटर है, या इटावा तरीका तो बना नहीं सकते। पूरी तरीके से राजनीति से ग्रसित स्टेटमेंट्स हैं। राजनीति को फिर से एक बार जो कि चुनाव 2027 का पास आता हुआ दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे इस कार्यकाल में कहीं भी विकास के कोई काम नहीं किए। बाढ़ का भी आपने देखी स्थिति बनी, उसके अंदर
लाखों करोड़ों की फसलों का नुकसान हुआ, ज़मीन का किसान को नुकसान हुआ, लेकिन क्या सहायता सरकार ने पहुंचाई इसके बारे में कहीं भी कोई बात नहीं होती। तो वहीं पे बेरोज़गारी निरंतर बढ़ती चली जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। स्थिति ये बन गई है कि सरकार में जो विधायक मंत्री बैठे हैं वो जब प्रेस से बात करते तो वो ये बात कहते हैं कि हम इतना पैसा घूस के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे हम इतना परसेंट लेते उतना परसेंट। अब आप सोचिए जब मुखर होके जनप्रतिनिधि इन बातों को स्वीकार कर रहा है तो सरकार क्या कर रही है ऐसे में बैठे। तो जहां जनता के बीच में जाके विकास कार्य की बात जो इन्होंने 5 साल पहले की थी वो जो पूरी नहीं कर पाते हैं, तभी ऐसे समय पे ये लोग कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान कराने का प्रयास या भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास करने का और जाति धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे सबको लड़ाने का काम करते हैं। तो वो तो 2047 के विकसित भारत का विजन बना रहे हैं आप विकास को। देखिए 2047 की जो बात कर रहे हैं, 2047 में वो खुद कहाँ होंगे? आज जो उनके प्रधानमंत्री है वो कहाँ होंगे? हम लोग जहाँ बैठे हम लोग कहाँ होंगे? अच्छी बात है, आप रोड मैप 2047 का बनाइए, ये एक अच्छी बात है कि आप एक ब्लूप्रिंट लेके चलना चाहते हैं आने वाले 20 सालों का, 50 सालों का, 30 सालों का। लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी भी है कि आज मौजूदा स्थिति में हम कहाँ खड़े हैं, सरकार कितनी मदद कर पा रही है। हम ये तो कह रहे हैं कि हम 2047 में विकसित भारत बना लेंगे, लेकिन आज जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम जनता को दे नहीं पा रहे। जब बाढ़ आती है हम उनको रेस्क्यू नहीं कर पाते हैं, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई के दर बढ़ते चले जा रहे हैं, इनको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पेट्रोल के दाम कहाँ पहुँच गए हैं? जिस सरकार ने कभी वादा किया था कि हम पेट्रोल के दाम को E20 लागू होने के बाद 50 रुपये पे लेके आ जाएंगे, आज वो सरकार क्या कर रही है अपने वादों के ऊपर, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। ये पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें 2047 की बात करते हैं, ये भ्रमित करने की बात है। रोड मैप मैंने जैसे कहा अगर बनाना है तो आने वाले जो आपके 5 साल हैं उनका आप रोड मैप बना के, और जो पीछे के आपके 10 साल गए हैं उसका जो रोड मैप था उसमें आपने कितने लक्ष्यों को हासिल किया उसको आप लोग सामने रखते। सरकार तो सांसद जी GST जैसे कम प्रधानमंत्री जी ने की है तो क्या कहेंगे इसके बारे में? पूरी तरीके से GST कम करने की बात विपक्ष के नेता लगातार उठाते रहे। जब से GST लागू हुआ उसके अंदर जो अनियमितताएं थी, जितने स्लैब्स बनाए गए थे, व्यापारी से लेके पढ़े लिखे व्यापारी, बड़े व्यापारी जो होते हैं उन तक को GST को समझने में कितनी दिक्कत आई, कितनी समस्या आई, कितना पैसा। आज आपने दरों को कम किया, अच्छी बात है, आपने दरों को कम किया, महंगाई को देखते हुए आपने दरों को कम किया, लेकिन जो बीते सालों में जितना आप लोगों ने टैक्स वसूला किताबों के ऊपर, बच्चों की रबड़ पेंसिल के ऊपर, यहाँ तक की स्थिति ये थी कि अगर हमारे घर के कोई लोग ख़त्म हो जाते थे तो उनको अगर हम लोग दाह संस्कार करने जाते थे उसकी सामग्री के ऊपर भी हमको GST देना पड़ता था। तो जहाँ ऐसी स्थिति बनती थी, आज आपने अगर उन दरों को कम किया है तो पीछे जो आपने जनता को लूटने का काम किया उसका स्पष्टीकरण कौन देगा, उसकी भरपाई कौन करेगा, ये भी सरकार बताए। सांसद जी अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, विपक्ष ने काफ़ी मजबूत अपनी तरफ उम्मीदवार उठाया, सत्ता पक्ष के जितने वोट थे उनसे अधिक वोट मिले, यानी कि कहीं ना कहीं विपक्ष को क्रॉस वोटिंग हुई। आप विपक्ष में एकता का दावा करते हैं, क्रॉस वोटिंग से क्या संदेश है? नहीं देखिए, जो क्रॉस वोटिंग हुई है ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमने भी पहली बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उस इतनी बड़े लोकतंत्र के अंदर इस वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा बनने का। मैंने जब जाके देखा तो मैंने भी उसमें देखा कि उसमें कहीं पे भी आप ये नहीं पता लगा सकते कि वोट किसने कहाँ से क्रॉस वोटिंग हुई, कैसे हुई। आंकड़े जो कह रहे हैं वो बात ठीक है आपकी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब हम लोग वहाँ पर रहे, पूरा इंडिया गठबंधन एक मुश्त होकर, एकजुट होकर हर मीटिंग से लेके वोटिंग तक एक साथ रहा है। हम लोग भले ही चुनाव हारे हों, लेकिन इंडिया गठबंधन ने पूरे देश के अंदर इस चुनाव से भी एक संदेश भेजने का काम किया कि हम सभी लोग बेईमान और भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ हैं। वोट में भले ही हम लोग हारे हों, लेकिन एकता में हम लोग जीते हैं, और मैं समझता हूँ इसका जो लाभ है वो हम लोगों को आने वाले बिहार का चुनाव हो या आने वाला उत्तर प्रदेश का 27 का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव, इन सब में हम लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। एक बड़ी जीत इस मामले में मैं देखता हूं कि हम लोग की एकजुटता जो दिखाई दी है जनता को, जनता निश्चित तौर पे उस पर हम लोगों को फिर से सहयोग करने का काम। सांसद जी, जिस तरीके से राजनीतिक विषयों का कहना है कि जो आम आदमी पार्टी ने इतनी क्रॉस वोटिंग की, चाहे गुजरात का इलेक्शन हुआ हो, चाहे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ हो, तमाम ऐसे इलेक्शन लड़े हैं जिन्हें सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। कुछ
लोगों ने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी है बीजेपी की बी टीम है, आपको क्या लगता है? देखिए, एक सारी बातें कहने की हैं इस तरीके। भारतीय जनता पार्टी समय समय पे जो उनके राजनीतिक फायदे के हिसाब से जिस पार्टी को जहां रखना, प्लेस करना होता है, उनको वो प्लेस करके अपना फायदा उठाती है। समय समय पे कई लोगों को बी टीम कहा गया है। आम आदमी पार्टी ने लगातार दिल्ली के अंदर संघर्ष किया, सरकार चलाने का प्रयास किया, लोगों को वो सुविधाएं मुहैया कराने का, जो मूलभूत सुविधाएं वो मुहैया कराने का प्रयास किया। सच्चाई तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस आम आदमी पार्टी को हटाने की बात करती थी, भ्रष्टाचारी कहती थी, आज जब वो दिल्ली के अंदर सरकार में आई है तो क्यों वही मोहल्ला क्लिनिकों को नाम बदल के उन्हीं को चलाने का काम कर रही है। वही बसेस की सेवा जो कभी केजरीवाल ने देने की बात की थी, उन्हीं से बसेस की सेवाओं को फिर नाम बदल के देने। कोई अपनी योजना क्यों नहीं ये लोग लेके आ पाते हैं? इनका क्या रोड मैप है, भारतीय जनता पार्टी का क्या रोड मैप है, ये कभी किसी को समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए सीधी तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के हिसाब से समय समय पे जिस पार्टी को जहाँ प्लेस करना चाहती है वो प्रयास करती है जनता को भ्रमित करने का। लेकिन जनता ने भी इस बार देख लिया है कि किस तरीके से महंगाई की मार से लेकर बेरोजगारी की मार देश झेल रहा है। हर क्षेत्र के अंदर अभी आपने टेट को लेके देखा, जो गाइडलाइन आई, इसमें कितनी समस्याएं उन टीचर्स को आ रही हैं, कितनी समस्याएं जो पुराने लोग भर्ती के आए हैं वो कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे इसके ऊपर। क्या सरकार इनके ऊपर सोच रही है? बिल्कुल नहीं सोच रही। तो सरकार जो जरूरी चीजें हैं उनको ना देखकर इधर उधर की बातों में भ्रमित करना चाहिए। अच्छा, बदायूं में समाजवादी एक सवाल ये है कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, पहलगाम हमला हुआ, इंडिया सरकार ने अभी तक इसका निर्णय नहीं लिया है कि मैच नहीं होना चाहिए, टीम को भेज दिया। बड़ा सवाल सरकार पे खड़ा हो रहा है, एक तरफ पैसा है और एक तरफ देश है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जहाँ तक मैं इसकी बात लगातार सोशल मीडिया पे भी हम लोग देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से भी हम लोग देख रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है। सरकार देशवासियों को ये साफ बताए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान को लेकर के क्या स्टैंड है भारत सरकार का, किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं। जहां उनको कन्वीनियंट लगता है उस क्षेत्र में वो लोग बैन लगाने का काम करते हैं, जहां उनको कन्वीनियंट लगता है वहां पे वो लोग बिल्कुल चुप्पी साध के चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज जब हम लोग इस बात को कर रहे हैं, ये हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ा ताना बाना लगता है पूरे मैचेस को और इनको कराने में, और बहुत बड़ी धनराशि भी इसके अंदर होती है। तो वहीं पे क्या ये सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉफिट्स लेने के लिए सरकार इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही है और हमारे देश की जो भावनाएं हैं उनको क्षति पहुंचाने का काम कर रही है? इस पे सरकार को निर्णय तुरंत लेना और स्पष्ट निर्णय लेते हुए देश के सामने संदेश देना चाहिए। सांसदीय समाजवादी पार्टी के दो फाड़ बदायूं में देखने को मिल रहे हैं, गुटबाजी चले, तो क्या चुनाव आने वाला है, तो इसके लिए क्या आप करेंगे? जो देखिए, हर पार्टी के अंदर और हर जगह पे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ऑन द लार्जर प्लेटफॉर्म पार्टी को जिताने के लिए ही बदायूं की जिला कार्यकारिणी से लेकर जिला के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पूर्व जितने भी हमारे विधायक से लेकर मंत्री, सांसद रहे, सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। कुछ कुछ जगहों पे अगर समस्या आती तो हमें खुशी भी इस बात की है कि जहाँ पे मतभेद हैं वहीं पे सभी लोग अपनी बात अपने शीर्ष नेतृत्व तक खुले तौर पे अपनी रखने का काम कर सकते हैं। आज कई ऐसी पार्टियां हैं जिसके अंदर ये हाल है कि आप अपनी बात तक नहीं रख सकते। समाजवादी पार्टी के अंदर हमें खुशी है कहते हुए लोकतंत्र आज भी जिंदा है कि अगर हमें कोई भी मतभेद हैं हमारे पार्टी या पार्टी के किसी कार्यकर्ता या पार्टी के संगठन को लेकर, तो हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खुले मन से उसको सुनना, स्वीकार करना, उस पर काम करने का काम करता है। इसीलिए कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ हम लोग संगठन के मामले में आज बहुत मजबूती पकड़ने का काम कर रहे हैं।